फर्स्ट थ्योरी थी डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी, उसको एक्सप्लेन किया कि भाई उसने एटम के बारे में जो पोस्टुलेट्स बताई थी मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के बेस पे, तो वो सारा 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया था। उसके बाद रदरफोर्ड को हमने एक्सप्लेन किया था, उसके जो रदरफोर्ड का स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट्स था गोल्ड फॉइल और वो सारा कुछ कि भाई उसने एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन पे उस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किए और उसको ऑब्जर्व किया कि भाई एक एटम में जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उसकी अरेंजमेंट एटम में कैसी है। तो शेल्स और न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया। इसी तरह मास और जो चार्ज होता है सारे एटम का वो डिपेंड करता है न्यूक्लियस पे। तो उस एक्सपेरिमेंट्स को हमने एक्सप्लेन किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो पोस्टुलेट्स उस एक्सपेरिमेंट के बेस पे बताई थी जो स्टेट की थी तो उसको भी हमने पढ़ा और समझा। इसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो उन्होंने प्रपोज किया था तो उसमें कुछ डिमेरिट्स थी, कुछ ड्रॉबैक्स थी। तो आज जो है तो हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में जो डेफिशिएंसीज आई हैं तो वो क्या थी। तो सबसे पहले जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में मतलब एटम के बारे में उन्होंने जो बताया था तो उस स्टेटमेंट के मुताबिक चूंकि ये जो उन्होंने मॉडल बताया था बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशनल, तो उन्होंने न्यूट्रल बॉडीज को एम्फसाइज किया था कि भाई जो जितने भी न्यूट्रल्स बॉडी हैं तो उन्होंने जो प्रॉपर्टीज बताई थी तो वो एक्चुअली बेस करती हैं न्यूट्रल बॉडीज पे। लेकिन चूंकि एटम लॉस मतलब लॉस भी करता है गेन भी करता है इलेक्ट्रॉन्स को, इसके अलावा बॉन्डिंग में भी हिस्सा लेता है। इसके अलावा दो अलग और चीज़ें हैं, ग्राउंड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, मतलब हाई एनर्जी स्टेट लो एनर्जी स्टेट। तो ये फ्लक्चुएट करता है, कभी हाई एनर्जी स्टेट में एटम जाता है कभी लो एनर्जी स्टेट में एटम जाता है। तो इसको एक्सप्लेन उसने नहीं किया था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है तो एक्चुअली ये बेस करता है लॉ ऑफ मोशन पे। तो जितने भी मोशन से रिलेटेड लॉज हैं तो वो सारे न्यूट्रल बॉडीज के लिए एप्लीकेबल है। इसके अलावा जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है जो हर एक बॉडी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, तो मोस्टली अगर आप देखें तो जो न्यूट्रल बॉडीज के बारे में है तो उसके बेस पे ग्रेविटेशनल लॉ को एक्सप्लेन किया जाता है। सो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का जो फर्स्ट डीमेरिट है वो ये है कि भाई वो सिर्फ न्यूट्रल बॉडीज पे उन्होंने एक्सप्लेन किया था, चार्ज बॉडी के लिए उन्होंने नहीं किया था। सो द सेकंड डिफेक्ट्स इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी क्या कहता है? मैक्सवेल थ्योरी ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज बॉडीज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एंड शुड एमिट एनर्जी कंटीन्यूअसली। कि भाई सो अल्टीमेटली फॉल इन द न्यूक्लियस। मैक्सवेल थ्योरी ये बताता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है न्यूक्लियस और ये शेल्स हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो कंटिन्यूअसली जो है तो ऑर्बिट्स में जो है या इन शेल्स में या सर्कुलर पाथ्स में कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रहा है तो ये कंटिन्यूअसली एनर्जी जो है तो वो एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या है? तो स्पेक्ट्रम एक्चुअली ये है कि भाई जो हमारे जब भी हम केमिस्ट्री के बेस पे बात करते हैं और स्पेसिफिकली फिर एटम के बारे में, तो स्पेक्ट्रम एक्चुअली जो एटम है तो एटम जब एक्साइटेड स्टेट में होता है तो ये एनर्जी जो है तो ये लॉस करता है, तो वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एमिशंस होती हैं, तो उन एमिशंस को स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मैक्सवेल थ्योरी के मुताबिक ये इलेक्ट्रॉन जो है तो रिवॉल्व करेगा अराउंड द न्यूक्लियस। सो जब ये कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग कर रहा है तो ये एनर्जी भी कंटिन्यूअसली एमिट करेगा। जब एनर्जी कंटिन्यूअसली एमिट करेगा सो इट मींस ये कंटिन्यूअसली एनर्जी एमिट करेगा। जब एनर्जी एमिट करेगा तो फाइनली ये फॉल होगा न्यूक्लियस में, क्योंकि जितनी भी एनर्जी होगी ये वो एमिट करेगा, मतलब जितनी एनर्जी होगी वो लॉस होगी, तो फाइनली ये न्यूक्लियस में जाएगा। सो ये तो पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में चला जाए। सो ये सबसे बड़ा डिफेक्ट जो
रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में था वो ये था कि भाई इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली जब एनर्जी एमिट करते हैं तो फाइनली ये न्यूक्लियस में जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है. सो द थर्ड वन डिफेक्ट इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वाज if electrons radiate energy continuously then continuous spectrum will be obtained, but actually a line spectrum is obtained. मतलब क्या है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, सो ये तो मैक्सवेल थ्योरी के स्टेटमेंट के मुताबिक भी हमने एक्सप्लेन किया कि कंटिन्यूअसली एनर्जी कभी या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ये कभी नहीं देगा. क्यों नहीं देगा? क्योंकि फाइनली फिर इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा न्यूक्लियस में. सो द थर्ड वन डिफेक्ट जो है वो ये बता रहा है कि भाई जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा. सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम एक्चुअली ऑब्टेन ही नहीं होता, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है. अब कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम अ टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो एमिशंस निकलती हैं किसी भी बॉडी से तो वो एमिशंस इन कंटिन्यूअस फॉर्म में होती है. मतलब उसमें आप जो है तो डिफरेंस आप नहीं देख सकते. लेकिन जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो एक लाइन सा, डार्क लाइन सा, एक बिल्कुल क्लियर लाइन इन द फॉर्म ऑफ एमिशन आपको नजर आएगा. सो जो एक क्लियर लाइन होगा इन द फॉर्म ऑफ एमिशन, सो वो लाइन स्पेक्ट्रम कहलाएगा. जबकि जो ढेर सारी एमिशंस होंगी कलेक्टिवली तो वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहलाएगा. सो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम हमारे पास ऑब्टेन नहीं होता. तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बेस पे जो हम बात करते हैं तो वो कहते थे कि भाई कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, लेकिन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन नहीं होता, हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होता है. क्यों? क्योंकि जब हाई एनर्जी स्टेट होता है तभी ये एनर्जी एमिट करता है. नॉर्मली ये एनर्जी एमिट नहीं करता. सो now come to the last one defect of Rutherford atomic model. जो fourth defect है वो क्या बता रहा है कि it does not provide any explanation about the chemical properties of elements. जितने भी elements हैं तो Rutherford atomic model उन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ नहीं बता रहा कि भाई एक एलिमेंट है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, उस एलिमेंट की कंपैरिजन दूसरे के साथ कर लें तो इनमें डिफरेंसेस क्या है केमिकल प्रॉपर्टीज में, ये बॉन्डिंग कैसे करते हैं और मुख्तलिफ केमिकल प्रॉपर्टीज, प्रोडक्ट्स क्या देते हैं. तो ये सारा कुछ एक्सप्लेनेशन ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने हमें नहीं बताया. सो दीज are the four defects in the Rutherford atomic model. So Rutherford atomic model के जो चार मेन डिफेक्ट्स थे सो वो हमने वन बाय वन एक्सप्लेन कर लिए. इसके बाद इसमें जो डिफेक्ट्स थे तो इसको खत्म करने के लिए इसके बाद एक दूसरा मॉडल आया, एक दूसरी थ्योरी जो है तो पेश हुई जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं. तो उन्होंने ये जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं, यहाँ पे जितनी भी डीमेरिट्स हैं, डिफेक्ट्स हैं, तो उसको खत्म करके एक नया मॉडल एक्सप्लेन किया. तो आगे के लेक्चर में इंशाल्लाह हम बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे. सो दैट वाज ऑल अबाउट द डिफेक्ट्स इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. थैंक यू.